अध्याय 5 देख रहे हैं। विधायिका, दी लेजिस्लेचर। विधायिका यानी कि द लेजिस्लेचर, इसके सवाल और जवाब देखेंगे। आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होगी या होती है तो जनता की भलाई करें। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि हमारी एक संसद होती है जिसमें एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। अब ये लोकसभा में एक मेजॉरिटी पार्टी होती है। ये जो मेजॉरिटी पार्टी होगी यही सरकार बनाएगी और यही का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आलोक कहता है कि क्यों ना हम इन्हीं को इलेक्ट कर लें, बाकी की क्या आवश्यकता है, बाकियों की क्या आवश्यकता है, इसका जवाब देना है आपको। आधुनिक और कल्याणकारी यानी वेलफेयर राज्यों में विधायिका के गठन के बिना जनता द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का चुनाव थोड़ा असंभव है, क्योंकि जहां अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वहां भी राज्यों के आकार बड़े होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है कि मंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। पहले से ही राजतंत्र में भी राजा को अलग अलग विषयों पर परामर्श देने के लिए सभा और समिति होती थी। राजा अपने आप कोई डिसीजन नहीं लेता। इसीलिए यह आवश्यक है कि राज्य मतलब जो देश की बात हो रही है, इसमें एक ऐसी सभा हो, महासभा हो, जैसे कि हमारे पास है, संसद है, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा हो, बहस हो, मतदान हो, निर्णय लिया जा सके। अब ये सभा को ही सरकार के गठन का अधिकार सौंपा जाए। जैसे कि लोकसभा में बहुत 543 मेंबर्स आते हैं और उसमें से जो 284 क्रॉस कर जाते हैं वो दल जो है वो सरकार बनाता है। तो इस सभा को ही सरकार के गठन का अधिकार सौंपा जाए, जिससे जो सरकार है इस सभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। ये सारे मेंबर जो होते हैं, केवल सरकार ही नहीं, जितने भी मेंबर गए वो सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता की, जनता ने उनको चुना है। संसदीय प्रणाली में तो ये जरूरी हो जाता है और संसद अलग अलग तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब आप सोचिए, आपने सरकार चुन लिया, आपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है प्रधानमंत्री को चुन लिया। मान लीजिए प्रधानमंत्री मंत्रीगण कुछ ऐसा काम करने लगे, ऐसे डिसीजन लेने लगे जो बहुत बड़ी माइनॉरिटी या बहुत बड़े जो वर्ग है उसके खिलाफ है, तो कौन इन पे नियंत्रण रखेगा? इनको नियंत्रण में रखने के लिए हमारे पास बाकी लोग भी होने चाहिए, बाकी रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग क्रीड के। इसलिए जरूरी हो जाता है। लोक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने में संसद कोई भी बाधा नहीं है। संसद बल्कि अच्छे आपको रिप्रेजेंट करती है और आपके लिए विचार प्रेजेंट करती है, आपका पक्ष प्रेजेंट करती है। संसद के जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो जितना भी वेलफेयर का काम है, लोक कल्याणकारी, लोकतंत्रात्मक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें चर्चा हो, वाद विवाद हो, विचार विमर्श हो। ये बहुत जरूरी हो जाता है, जो केवल ये संसद में पॉसिबल है। अगर आपने टीवी में देखा होगा, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, उसमें हर एक मुद्दे पर गहन विचार होता है, डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है। अगर आप किसी को ऐसे ही इलेक्ट कर देंगे तो ये मनमाने ढंग से काम करेगा, या इसके ऊपर कोई चेक या संतुलन या नियंत्रण भी तो होना चाहिए। संसद में ही कानून बनाने के लिए चर्चा होती है, हर एक पहलुओं का पहले अध्ययन किया जाता है, और जो बजट है, पूरे देश का बजट है, खास तौर पे क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो उसमें बड़ी तीखी बात होती है। तीखी मतलब बड़ी पैनी नजर रहती है लोगों की। मंत्रियों को और सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने जो मंत्री बनाया है वो अगर उत्तरदायी नहीं है अपने काम के, तो उनका उत्तरदायित्व कौन डिसाइड करेगा? सदस्य सवाल पूछते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उनकी आलोचना होती है, संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर संविधान में संशोधन होने लगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर संविधान में संशोधन करने लगे, तो संविधान का मतलब क्या रह जाएगा? उसके लिए बाकी मेंबर है, राज्यसभा के मेंबर है। जब तक राज्यसभा लोकसभा दोनों से 2/3 में पारित ना हो जाए, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए क्लियर हो जाता है कि देश के लिए एक अच्छी सरकार, कारगर सरकार, वेलफेयर वाली सरकार की जरूरत संसद ही पूरा कर सकती है, ना कि बस कुछ लोग जिनको आप इलेक्ट कर लें और पहुंचा दें
पावर में। किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में ये बातें, निम्नलिखित बातें उभर कर सामने आई और इन तर्कों को आपको पढ़ना है और इनसे अपनी सहमति और असहमति के कारण बताने हैं। तो द्विसदनात्मक प्रणाली बता दूं, जैसे आपके पास केवल एक ही सदन है। कई हमारे ऐसे स्टेट्स हैं देश में, प्रोविंस में, जहां केवल एक सदन है। ऐसे कई देश भी हैं जहां पर केवल एक सदन है। लेकिन अगर हम करीबन हमारे पास 6 से 7 स्टेट्स हैं जहां पर 2 सदन है। हमारे देश में भी जो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पर 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो सहमति असहमति पे चर्चा हो रही है। नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली में से कोई उद्देश्य नहीं सधता। नेहा ये कहती है कि ये दो अगर आप अलग अलग सदन बना देंगे तो इससे कुछ चीज हासिल नहीं होती है। शमा कहती हैं कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। राज्यसभा में जो है एक्सपर्ट आने चाहिए किसी भी चीज के, जैसे कानून के हो गए, जैसे कला के हो गए, जैसे रिलीजन के हो गए, इसमें विशेषज्ञ आने चाहिए। एक साहब है त्रिदेव, ये कहते हैं कि यदि कोई देश संघीय नहीं है, फेडरल नहीं है, तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। यानी फेडरल यानी होता है कि स्टेट हमारे देश में जैसे देश की सरकार है वैसे हर एक स्टेट की भी सरकार है। जो स्टेट की सरकार है उसको भी पूरे कानून बनाने का, डिसीजन लेने का, अपने स्टेट चलाने का पूरा हक है, पूरा उनको लिवरेज दी गई है। तो कई चीजें इसमें सही लग रही है, कई चीज इसमें थोड़ी सी इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो नेहा का जो कहना है उससे थोड़ा सहमत होना मुश्किल है, क्योंकि जहां द्विसदनीय प्रणाली है वहां दूसरा सदन कमजोर नहीं होता। कहीं उसकी शक्तियां कम हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से कम है, लेकिन निरर्थक नहीं है, क्योंकि भारत की जो राज्यसभा है कुछ क्षेत्रों में विशेष शक्तियां रखती है। ब्रिटेन को लॉर्ड सदन गरिमा और परंपरा का प्रतीक है। तो जो लॉर्ड सदन है ब्रिटेन के 2 सदन है, उसी सदन के हिसाब से हमारे यहाँ भी 2 सदन है। तो जो लॉर्ड सदन, ये सदन कह रहा हूं मैं इसको, तो इसमें क्या है कि वहां पर उस सदन को बड़ी इज्जत और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका में भी सीनेट है, सीनेट वही जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे अमेरिका में भी सीनेट है। वहां पर अनेक क्षेत्रों में निचले सदन यानी कि प्रतिनिधि सदन से भी अधिक शक्तिशाली इसको माना जाता है, सेनेट को। तो सामान्य रूप से उच्च सदन में कुछ ऐसे लाभ होते हैं जो हमारे पास राज्यसभा, उसको उच्च सदन कहा जाता है, इसको अपर हाउस कहा जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो जो ऊंचा सदन है, उच्च सदन, इसमें यह है कि लोकसभा, या फिर मैं अपना एग्जांपल लेके चलता हूं, आप समझ रहे होंगे कि हर देश में जो है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। हर देश में और हमारे देश में तो जो उच्च सदन है राज्यसभा, ये लोकसभा पे एक तो नियंत्रण रखती है, मनमाना कोई डिसीजन लोकसभा नहीं ले सकती। और जो निम्न सदन है यानी लोकसभा जो बिल पारित करती है उसको उच्च सदन में जाना पड़ता है ताकि उस पर पुनः विचार विमर्श हो सके। मतलब अगर एक बिल पास कर दिया गया है, उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो राज्यसभा उसको राज्य के नजरिए से देखती है, क्योंकि स्टेट की, एक तमिलनाडु स्टेट एक मिजोरम स्टेट से बहुत अलग है, लोग अलग है, संस्कृति अलग है, लैंग्वेज अलग है, वहां के रिलीजन अलग है, तो दोनों ही परिवेश अलग है। तो स्टेट के हिसाब से भी देखना जरूरी होता है उस बिल का। फिर जनमत निर्माण में सहायक होता है। संघीय प्रणाली में द्वितीय सदन बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ठीक है आपने देश के एमपी तो चुन लिए, लेकिन आपके राज्यों में जो विधायक चुने गए हैं, राज्यों में आप विधायक चुनते हैं, उनकी बात कैसे पहुंचेगी आपके पार्लियामेंट में, जिसको हम देश के सबसे बड़े पंचायत कहते हैं। तो वहां पर अगर विधायकों की बात पहुंचानी है तो विधायक जो है राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर। विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे 12 ऐसे मेंबर हैं जिनको राज्यसभा में उनका मनोनीत किया जा सकता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को किया गया। अब क्रिकेट की बात आती है, खेल की बात आती है, तो सचिन तेंदुलकर अपनी बात कह सकते हैं वहां पे। ऐसे रेखा को कहा गया। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात आती है या फिर ये कहें कि थिएटर की बात आती है, मनोरंजन की बात आती है, तो रेखा अपनी बात रख सकती है।
अब क्षमा का ये तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए, यानी कि उनको मनोनीत किया जाना चाहिए। ये बहुत उचित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्य देश हैं जिसमें जो उच्च सदन है, जैसे हमारे राज्यसभा है, इसमें योग्य अनुभवी व्यक्तियों को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जब राज्यसभा के लोग बोलते हैं, और वो जो भी लोग होते हैं वो इलेक्ट तो नहीं होते, हम तो नहीं उनको इलेक्ट करते, लेकिन उनमें वो प्रतिभा होती है, उनमें वो ज्ञान होता है, जिसके कारण वो एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और इसीलिए वो वहां राज्यसभा पहुंचाए जाते हैं। ब्रिटिश में जो लॉर्ड सदन है उसमें बड़े स्पेशल वर्ग और ऐसा बैकग्राउंड, ऐसी पृष्ठभूमि के सदस्य आते हैं जो वाकई में अपने अपने आप में एक एक्सपर्ट होते हैं, हर फील्ड के एक्सपर्ट यहाँ पर जाते हैं। इसी तरीके से भारत और अमेरिका में भी जो अनुभवी लोग हैं, योग्य लोग हैं, जिनकी योग्यता बहुत जबरदस्त है, ऐसे लोग जो है इन सदनों में आते हैं, उसको एमएलए इलेक्ट करके भेजते हैं, या फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है वो 12 मनोनीत करते हैं। त्रिदेव का क्या कहना था आपको याद होगा, तो इनका जो तर्क है वो भी सही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं है, जहां पर एक देश है और एक देश की बस एक सरकार है, पूरे देश की एक सरकार है, हर एक स्टेट की सरकार नहीं है, मतलब पूरा एक सेंटर में ही एक सरकार है, तो वहां दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि राज्य का रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा काम जो है वो एक सेंट्रल सरकार कर रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा सदन अगर होगा तो उसकी उपयोगिता अवश्य होगी। हमेशा होता यह है कि एक कंप्यूटर साइंस में कहा जाता है कि जब प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो एक आदमी जब प्रोग्राम बनाता है तो कुछ गलती कर सकता है, तो एक स्क्रम वगैरह के कुछ टेक्नोलॉजीज होती है, उसमें दूसरा अगर आदमी आपके साथ बैठ जाए तो वो अगर कोई गलती यहाँ से हो जाए तो उसे वो ठीक कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो कोडिंग है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। तो 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो जाते हैं। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? तो लोकसभा कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण में रखती है, इसका क्या कारण हुआ, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कार्यपालिका क्या अलग है, क्या ये अलग है, लोकसभा अलग है, राज्यसभा का क्या इससे रिलेशन है? तो पहले आपको मैं समझा दूं कि इसमें सिचुएशन क्या है। देखिए, एक लोकसभा कंस्टिट्यूट हुई, लोकसभा में कई दलों के मेंबर आ गए, जिसका मेजॉरिटी है 284 से जिसके ऊपर आ गए, ये जो है इन्होंने सरकार बना ली। इसी के एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन गए, इसी के कुछ मेंबर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, राइट। अब इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। ये जो कार्यपालिका हुई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्रधानमंत्री है, इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये हमारी कार्यपालिका हुई। इसके अलावा जो इन लोगों को मदद करते हैं, जो सरकारी नौकर होते हैं, आईएएस होते हैं, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, उसके हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो ये दोनों मिलके एक तरीके से कार्यपालिका होते हैं। अब लोकसभा में इन लोगों को हटा दिया जाए तो बाकी और भी मेंबर है, क्योंकि 543 स्ट्रेंथ है, ऐसी राज्यसभा की 245 से स्ट्रेंथ है, इतने सारे लोग इसके अलावा, सरकार के अलावा भी है। तो कैसे होता है, भारत में जो कार्यपालिका है अपना कार्य और जो शासन है उसके प्रयोग के लिए वो संसद के लिए उत्तरदायी होती है। ऐसा नहीं कि केवल ये 284 अगर में से कुछ काउंसिल ऑफ मेंबर और प्रधानमंत्री बन गए तो यही सारा डिसीजन लेने लगे, ये पूरे संसद के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन ये जो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वास्तव में लोकसभा के प्रति होती है, जो उस पर राज्यसभा के मुकाबले अधिक प्रभावकारी नियंत्रण रखती है, क्योंकि जो सरकार चुनी गई है वो लोकसभा से चुनी गई है, राज्यसभा से सरकार नहीं चुनी जाती। लोकसभा में जो आपकी मेजॉरिटी है तो सरकार बनती है, क्योंकि जो लोकसभा के मेंबर हैं उनको जनता डायरेक्ट इलेक्ट करती है। तो कारण इसके क्या है, पहली चीज तो ये है कि प्रधानमंत्री और जो मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया, अधिकतर मंत्री वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, या फिर बहुमत प्राप्त दल से लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल से नहीं, बल्कि वे लोकसभा के प्रति ही वास्तविक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यानी जो भी प्रधानमंत्री या मेंबर्स चुने जाते हैं वो अमूमन जो होते हैं वो वहीं के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। जैसे धर्म विधेयक है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, मनी बिल जिसे कहते हैं, और बजट जिसमें बहुत पूरे देश का पैसा इन्वॉल्व है, इसको पारित करने की जो शक्ति है किसके पास है, लोकसभा के पास है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा के पास है। लोकसभा का धन पर नियंत्रण होने के से, क्योंकि लोकसभा के पूरे मेंबर का नियंत्रण है धन पे, केवल ऐसे नहीं कि सरकार का है। तो इससे क्या होता है कि कंट्रोल, नियंत्रण, मतलब लोगों की नजर है। लोकसभा में जो मेजॉरिटी पार्टी है या सरकार सारे काम अपने मर्जी से नहीं कर सकती,
लोग देख रहे हैं, बाकी मेंबर्स भी देख रहे हैं। धन विधेयक और बजट मंत्री प्रस्तुत करते हैं। यदि लोकसभा उसे रद्द कर दे, लोकसभा उसे खारिज कर दे या उसमें उससे कुछ कमी कर दे या फिर कोई ऐसी बात कर दे, तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल को या फिर कोई अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए किसी मंत्री के खिलाफ, तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ जाता है। मंत्रिमंडल उस समय तक ही अपने पद पर रहता है जब लोकसभा में उसके बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। जैसे मैंने बताया कि एक पार्टी ने 284 सीट ली या उससे ज्यादा ली तो सरकार बना ली। जरूरी नहीं है कि 284 सीट केवल एक ही पार्टी को, जैसे बीजेपी का एग्जाम्पल लेता हूँ, इनके पास हो सकता है 200 सीट हो सकता है जिन्होंने जो 100 है या 50 मान लीजिए, 50 शिवसेना के साथ लिया हो, 50 इन्होंने डीएमके से लिया हो। तो अगर मान लीजिए बजट इन्होंने पेश किया या ऐसी कुछ चीज पेश की जिसमें शिवसेना और डीएमके ये इनके खिलाफ हो गए, और जब ये इनके खिलाफ हो गए तो इसका मतलब ये जो है बीजेपी जो है किस में आ गई, ये माइनॉरिटी में आ गई। मतलब इसने अब ये 200 से तो सरकार नहीं बना सकती ना, तो हो सकता है कि सरकार गिर भी जाए। तो इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि अच्छा, राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता, केवल लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकता है और लोकसभा ही सरकार को गिरा सकता है, राज्यसभा नहीं गिरा सकती। लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। तो लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं, तो लोकसभा जो कार्यपालिका है, अच्छा लोकसभा को समझिएगा ये पूरा एक सदन है जिसमें एक पार्ट है, एक कैटेगरी है जो सरकार बना रही है, एक दल है जो सरकार बना रहा है। पूरा का पूरा लोकसभा कार्यपालिका नहीं है, लोकसभा में एक पार्ट है कार्यपालिका। तो लोकसभा जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। एक कहना इसलिए उचित हो जाता है कि लोकसभा आप अपना क्षेत्र देख लीजिए, आपने कोई ना कोई एमपी चुना होगा या एमपी चुनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं ना आप, तो आप कैसे चुनते हैं उनको कि आप जो एस्पिरेशंस होते हैं, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी हमारे लिए ऐसा काम करेगा वैसा काम करेगा, इस तरीके से तो आपकी एस्पिरेशंस होती है, उसी हिसाब से आप उसे इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में 543 प्रतिनिधियों का एक सदन है लोकसभा हमारा। ये सदस्य 100 करोड़ नहीं, इसको मैं कर देता हूं 1.3 बिलियन, 130 करोड़ से ऊपर है हम लोग। इससे अधिक भारतीय जनता की इच्छाओं, हितों, भावनाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे आप और मैं। लेकिन इस कार्य को करने के लिए लोकसभा के जो सदस्य हैं वो उनका सरकार पर नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सरकार तो एक कैसे कहते हैं मुट्ठी भर लोग होते हैं। अगर ये गलत चीज करने लग गए तो फिर तो पूरे देश का नुकसान हो जाएगा। सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखना, जनता के हितों और इच्छाओं और आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाना, ये भी लोक कल्याण की दृष्टि से बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए संसद का कार्य जनता के हितों की रक्षा करना ही है। संसद में जितने प्रतिनिधि गए हैं उनका काम ही ये है कि वो हमारे एस्पिरेशंस को, हमारी सोच को और हमने जिस कारण से उनको इलेक्ट किया है वो हम कर पाए। नीचे संसद को ज्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख कीजिए। यह भी बताएं कि इन सुझाव को मानने के क्या प्रभाव होंगे। तो यहां पर अलग अलग सुझाव हैं। एक तो संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक काम करना चाहिए। अब संसद को ज्यादा काम करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अलग अलग सेशन होते हैं, जैसे मॉनसून सेशन हो गया या कुछ विंटर सेशन हो गया, ऐसे सेशन होते हैं। जब भी सदन की बैठक 4 घंटे से कम चले तो सदस्यों को उस दिन का भत्ता ना दिया जाए। ये सोच हो सकती है, लेकिन अभी कितना कारगर होगा इसके बारे में नहीं कह सकता मैं। संसद को बिना कामकाज के भत्ता दिया जाना उचित नहीं है, क्योंकि आप देखिए, आप सुबह जब आप नौकरी करेंगे, सुबह 8 बजे से आप 6 बजे तक ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे दिन भर, शाम को आएंगे थके हारे, तो इस काम का आपको पैसा मिलता है। अगर आप नहीं काम करते तो हो सकता है आपको पैसा ना मिले। मजदूरों को देखिएगा, सब सारे आदमियों को देखिए, तो अगर काम नहीं हो रहा है तो भत्ता क्यों दिया जाए, जब आम आदमी के जेब से ही तो जा रहा है, जो हमारे टैक्स का पैसा है वही तो इस संसद पे खर्च हो रहा है। तो यदि संसद अपेक्षाकृत अधिक समय तक चलेगी तो देश के विकास कार्य नियत समय पर पूर्ण हो सकेंगे। मान लीजिए एक सेशन चला, फिर ब्रेक हो गया,
एक कानून पास होते होते रह गया, बहुत जरूरी कानून था ये, फिर बाकी कैसा होगा? इसके लिए कुछ समितियां तो हैं, लेकिन अगर पूरा चले, ये सुबह मतलब पूरे साल चले, 9 से 5 चले, तो कितना अच्छा रहेगा। फिर अगली बात कहते हैं कि संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर देनी चाहिए। अब एक मैं बताता हूँ, राज्यसभा के कुछ मनोनीत मेंबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक बार भी नहीं गए। जब वो राज्यसभा के मेंबर बने, वो एक बार भी राज्यसभा नहीं गए। तो ऐसे मेंबर्स की आवश्यकता क्या है हमें? तो संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य होनी चाहिए। इससे बहुत जरूरी, अगर आप ऑफिस नहीं पहुंचे तो आपका बॉस क्या करेगा? आपको डांट लगाएगा, अगली बार आप नहीं पहुंचे तो आपकी नौकरी से निकाल देगा। तो जब आम आदमी के लिए ऐसा है, तो सब सारे, जब हमने उनको रिक्रूट किया है, बेसिकली हमने ही तो नौकरी दी है उनको एज अ सांसद, हमने तो उन्हें इलेक्ट किया है, तो इनका फर्ज बनता है कि वो संसद में रहें और वो एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि बस जाके बैठ जाए। बहुत सारे जो सांसद हैं संसद में अनुपस्थित रहते हैं, और जिससे सदन के जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर अपना विचार विमर्श नहीं हो पाता। हमारा जो उस क्षेत्र जहां से वो इलेक्ट हुए हैं उसका नजरिया नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ऐसा नियम बनाया जाए कि संसद के सदस्य सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर आपकी 75% से ऊपर अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, आप फेल हो जाएंगे। जब हर जगह इस तरीके की बाध्यता है तो यहां क्यों नहीं है? अगली चीज है, अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि वह सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित करे। अब ये बिल्कुल अधिकार है, होना नहीं चाहिए। स्पीकर के पास अधिकार है। अभी आपको याद होगा कि 2020 की बात कर रहा हूं मैं, और ये मार्च की बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस के सदस्यों ने किसी बात पे, जैसे दिल्ली में जो दंगे हुए, उस पर अपना सवाल उठाया, तो 7 मेंबर्स को निलंबित कर दिया गया। तो स्पीकर नहीं किया ना। तो अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए, उनके पास है कि अगर कोई स्पीकर को ऐसा लगता है कि संसद की कार्रवाई में बाधा पैदा की जा रही है तो उन्हें दंडित करे। और ये हुआ है, ये होता है। तो ऐसा होने पर सदन के जो सदस्य हैं जो उद्दंडता से व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी संसद पहुंच जाते हैं, तो इससे क्या होगा, उन पर अंकुश लगेगा और सदन की कार्रवाई जो है वो निर्बाध रूप से चलती रहेगी, बिना रुके चलती रहेगी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आरिफ साहब ये जानना चाहते हैं कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है, तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप आरिफ को क्या उत्तर देंगे? बड़ा जबरदस्त सवाल है। इनका कहना यह है कि देखिए, ये आपकी संसद है, इस पे एक मेजॉरिटी दल है, मेजॉरिटी दल का मंत्री जो है वो बिल पेश करता है। इन्होंने बिल पेश किया और ये पास हो गया, तो संसद में मेजॉरिटी है इनकी, ये हमेशा पास होता रहेगा बिल, तो फिर बाकी लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो आरिफ का मानना बिल्कुल सही है कि जो संसदीय प्रणाली है इसमें अधिकांश बिल जो है वो सरकारी होते हैं, जिन्हें मंत्री तैयार करते हैं या मंत्रियों के डायरेक्शंस पे नौकरशाह तैयार करते हैं, ब्यूरोक्रेट तैयार करते हैं, वो मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। तो इस स्थिति में व्यवहारिक रूप से यह दिखाई देता है कि संसद तो केवल उस बिल पर स्टैम्प लगाने वाली संस्था बन गई है। अगर मान लीजिए एक नेता जो विपक्ष का है वो कुछ बोल भी रहा है या फिर 2-4 लोग इसके विरुद्ध बोल भी रहे हैं, तो उनकी वैधता, मतलब उनकी जरूरत क्या है? कि अल्टीमेटली वो बोल दे, 4 घंटा अपना वेस्ट करे, उसके बाद भी बिल पास हो जाना है। तो आरिफ के इस विचार में कुछ सच्चाई हमको जरूर दिखती है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि सरकार बनने के बाद सदन कार्यपालिका और विधायिका में बढ़ जाता है। अब विधायिका के सदस्यों का ये दायित्व होता है, विधायिका जो लेजिस्लेचर है, कि वे सदन में जनहित इसको ध्यान में रखकर सरकार के निर्णयों का समर्थन करे या विरोध करे, भले ही वो किसी भी दल के, चाहे उसी दल के क्यों ना हो। लेकिन कार्यपालिका पूरे सदन के लिए जिम्मेदार होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री। सत्ता दल के सदस्य और विरोधी जो दल है उसके सदस्य सभी विधान पालिका के सदस्य होते हैं, क्योंकि संसद तो पूरी है, सबके सब उस कानून बनाने में इन्वॉल्व हैं एक तरीके से। तो कार्यपालिका में मंत्री और प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं। इसीलिए जो संसद है केवल एक रबर स्टैम्प की तरह आप नहीं कह सकते, क्योंकि शासक दल के सदस्य सरकार की प्रत्येक सही और जो गलत बात है उसका समर्थन करेंगे, उसको सेकंड करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी भी सदस्य जो संसद सदस्यों के रूप में अपनी विशेष भूमिका है। जो संसद सदस्य है वो भी तो ना कर सकते हैं, वो भी तो कई चीजें ऐसी हो सकती हैं। जब वोट हो तो अगर देखा जाए कि भाई वोटिंग हुई और आधे से थोड़े से कम लोग जो है उसके विरुद्ध है, इसका मतलब जरूर ये दिख जाता है कि कहीं ना कहीं तो बिल में कुछ कमी होगी, या फिर लोगों का जो मनोवैज्ञानिक विचार है
वो उसके खिलाफ है। आप निम्नलिखित में किस कथन से सबसे ज्यादा सहमत है? अपने उत्तर का कारण बताइए। पहला है, संसद या सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। तो इससे सहमत हम नहीं हो सकते, क्योंकि होता यह है कि एक सांसद साहब है, मान लीजिए वो बीजेपी से लड़े, एक स्टेट में विधायक, मान लीजिए विधायक एक स्टेट में, और सरकार बन गई किसकी? कांग्रेस की। तो ये साहब क्या करेंगे? अपना राजनीतिक कहें साधने के लिए, जो इनके दिमाग में है, क्योंकि इनको पद चाहिए, इनको मंत्री का पद चाहिए, तो ये क्या करेंगे? यहां चले जाएंगे, या कांग्रेस इनको कुछ पैसा देगी, या फिर किससे हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं उसको, तो ये बंदा यहां चला जाएगा। अब लोगों ने तो बीजेपी की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा पे इनको वोट दिया है, ये चलेगा धर्मनिरपेक्षता पे, तो गलत हो जाएगा ना। तो ये इसीलिए इससे हम सहमत नहीं है। आप जिस भी पार्टी में हैं वो पार्टी में रहें, लेकिन तब रहें जब चुनाव के रिजल्ट ना आए। चुनाव नहीं हो रहा है तो आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। फिर अगला है दल बदल। दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बढ़ा है। तो दल बदल विरोधी कानून के कारण हुआ क्या? दल बदल का मतलब ये होता है, ये जैसे मैंने बताया कि बस जहां मौका मिला दूसरे दल में चले जाओ जहां फायदा मिल रहा हो। तो दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के जो नेता है उनका दबदबा पार्टी के सांसद विधायक पर बढ़ गया है। ये भी इससे थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कशन करूंगा अभी, पहले हम तीसरे पे आते हैं। दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि ये स्वार्थ है। जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो इसका मतलब मंत्री पद नहीं हो पाएगा, इनको वो पावर नहीं मिल पाएगा जिसके लिए नेता अमूमन नेता बनते हैं। तो ये कांग्रेस में जाएंगे, सरकार बन गई तो इनको पावर मिल जाएगा। तो दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है, और इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं उन्हें आगामी 2 वर्ष के लिए मंत्री पद से अयोग्य करार कर दिया जाना चाहिए, जिसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। मान लीजिए इन साहब ने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में जाना चाहते तो बहुत खुशी से जाइए, बहुत बढ़िया तरीके से जाइए, लेकिन 2 साल तक आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा। इस तरीके का एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, वरना हर आदमी यहां से उठ के चला जाएगा। मतलब लड़ेंगे किसी और राजनीतिक दल से, और जैसी किसी की सरकार बन रही है किसी और दल की, वहां सब पहुंच गए। तो हम कथन ग से ज्यादा सहमत हैं कि दल बदल अधिकांश सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया गया स्वार्थ आधारित कार्य है। इसमें आपका स्वार्थ, सेल्फिशनेस रहती है। ऐसे बहुत सारे कम उदाहरण हैं जहां सिद्धांतों के मतभेद के कारण, डिफरेंस के कारण दल बदल हुआ। ऐसे नहीं कि ये कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं, बस ये है कि पावर मिलेगा और पैसा मिलेगा। तो भारत में दल बदल को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, और दल बदल निरोधक कानून, इसके कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इस दिशा में प्रभावकारी कदम हुए हैं। लेकिन इससे भी दल बदल घटा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। तो ये सुझाव उचित है कि दल बदल को रोकने के लिए कठोर दंड अवश्य मिलना चाहिए, जैसे कूलिंग ऑफ पीरियड 2 साल का हो, कि अगर आप मंत्री बनने जा रहे हैं तो आप तो मंत्री बन ही नहीं सकते, तो क्यों जाएंगे। दंड का यह सुझाव भी उचित है कि जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं वो आगे के 2 वर्षों तक मंत्री पद के लिए अयोग्य होंगे। तो मैं यहां पर लौटता हूं, ये जो ख है इसको मैं गलत मानता हूं, लेकिन जो ग है ये सबसे सही, इसमें सहमति हम देंगे। डॉली और सुधा में इस बात पर चर्चा चल रही है कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारगर और प्रभावकारी है। डॉली का मानना है कि भारतीय संसद में या उसके कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखती है, क्योंकि अब बहस मुबाही से, यानी कि जो वार्तालाप होता है, चर्चा होती है, उस पर समय कम खर्च होता है, और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने या फिर कहें कि वॉकआउट, बहिर्गमन करने में ज्यादा। सुधा का यह तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुंह की खाई है, धराशायी हुए हैं। आप सुधा और डॉली के तर्क के पक्ष और विपक्ष में और कौन से तर्क देंगे? तो जो इन्होंने कहा, ये तो इस सवाल का जवाब यही हो गया। मतलब ये सवाल से जवाब पूछा गया, लेकिन सारे जवाब इस सवाल में ही है। तो डॉली का जो कहना है बिल्कुल सही है कि जो सदन का बहुमूल्य समय है, क्योंकि सदन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, और बाकी हम लोगों के लिए सारे काम तो है सदन ही कर रहा है ना, खासतौर पे जो सरकार है। तो सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है, बहस और गतिविधियों में हो जाता है, और जो एक्चुअल काम है, उपयोगी काम नहीं हो पाते। संसद के वातावरण और जो कार्यविधि है उसमें बड़ी गिरावट आई है।
संसद की गरिमा में भी धक्का लगता है, क्योंकि लोग देखते हैं, लाइव टीवी का प्रसारण होता है, लोग देखते हैं कि ये वो नेता है जिनको हमने भेजा था। आए दिन संसद में बहुत गलत भाषा का, गंदी भाषा का प्रयोग हो जाता है, शोर शराबा होता है, किसी की बात सुनाई नहीं देती। जैसे ही एक पार्टी का कुछ बोलने लगता है, दूसरी पार्टी वाले चिल्लाने लगते हैं। तो संसद के अध्यक्ष बड़े असहाय दिखाई देते हैं, बैठ जाइए चुप रहिए, बैठ जाइए चुप रहिए, यही करते रहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर संसद का बहिष्कार कर दिया जाता है, तो सदन का माहौल गर्म हो जाता है और उसके बाद कभी कभी गुत्थम गुत्था भी हो जाता है। कई ऐसे हमने विधानसभा के पिक्चर्स देखे हैं, ऑडियो वीडियोस देखे हैं, जिसमें लोग मारामारी कर रहे हैं। तो इस सब के होते संसद की जो प्रभाव है और जो गरिमा है, जो उसकी इज्जत है हमारे दिलों में, हमारे नजरों में, वो सब गिर जाती है। बड़ा गंभीर विषय है ये। सुधा का कहना भी सही है कि बार बार सरकारें गिरती रहती है। 5 साल के लिए हमने इलेक्ट किया, 2 साल में गिर गई, फिर आ गई, फिर 1 साल के लिए आई, फिर गिर गई। तो जिससे सरकार का जो यही कहे, सरकार का संसद में बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, वो सरकार गिर जाती है। लेकिन ये जो संसदीय लोकतंत्र है, इसके लिए ज्यादा अच्छे लक्षण नहीं है, क्योंकि बार बार संसद गिरती रहे, ये गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है और हमारे कामों के लिए भी ठीक नहीं है। किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उन्हें क्रमवार सजाएं। जैसे इसको मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूं कैसे कैसे होता है, क्योंकि ये हम बहुत, जब मैं थ्योरी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। तो एक एक करके बताता हूं कि संबंध मंत्री विधायक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव रखता है कि भाई ये विधायक है, इसकी जरूरत क्या है, वो बताते हैं। फिर विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है, यानी कि विधेयक की तैयारी होती है। अब उस विधेयक पर वो चर्चा के लिए उसको प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस पे चर्चा होनी है। अब ये विधेयक जो है एक समिति के पे भेजा जाता है, जो पार्लियामेंट की कमेटी होती है, और समिति उसमें कुछ चेंज करती है, फेरबदल करती है और चर्चा करती है। उसके बाद इस चर्चा के लिए ये सदन के लिए भेजा जाता है। अब विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है, एक एक धारा को, और हर एक धारा पर मतदान होता है। विधेयक जो है उसका प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें वह विधेयक पारित होता है, जैसे लोकसभा में मान लीजिए। उसके बाद ये गया राज्यसभा में जाएगा, वहां उसको पारित किया जाता है या फिर उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद ये अब दोनों सदनों से ये पारित हो जाता है, फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करते हैं तो यह कानून बन जाता है। और राष्ट्रपति इस बिल को, अगर उनको लगता है कि इसमें कुछ चीजें हैं, तो वो पुनः विचार विमर्श के लिए वापस संसद भेज सकते हैं। लेकिन अगर संसद ने दोबारा भेज दिया राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को इस बिल पर स्वीकृति देनी ही पड़ती है। संसदीय समिति की व्यवस्था से संसद के विधायी कामों के मूल्यांकन और देखरेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जो, जैसे अगर आप किसी भी कॉलेज के बारे में बात करें, तो वो अलग अलग कमेटी होती है, स्पोर्ट्स कमेटी, कल्चरल इवेंट कमेटी, तो हर जगह कमेटी से ही काम होता है। तो कानून निर्माण संसद का एक काम है, और हर एक सदन में अपनी समितियां या कहें जो कमिटीज है, उसकी सहायता से ही ये काम निभता है। जो बिल है उस पर विस्तृत विचार के लिए एक समिति के पास उसको भेजा जाता है, और सदन उस समिति की जो सिफारिशें हैं, जो उसकी ये कहें कि सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, उनके आधार पर ही विचार करके उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। बहुत सारे मामले हैं जिसमें जो कमेटी है उसके सिफारिशों के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है, और इसी आधार पर लोगों का ये मत है कि इससे संसद की कानून बनाने की शक्ति एक तरीके से कुप्रभावित हुई है। कई लोगों का ये भी मानना है, क्योंकि हर तरीके के पक्ष होते हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। संसद के पास इतना समय होता ही नहीं है कि वो हर एक बिल पर, हर एक धारा पर विचार कर सके और प्रत्येक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर सके। इतना लंबा गहन चर्चा पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो बिल की जो बहुत एलॉबरेट समीक्षा है, वो समिति अवस्था में ही हो जाती है, जब उसको कमेटी के पास भेजा जाता है, जो सदन के को उस विस्तार से विचार करने और निर्णय करने में सहायक होती है। क्योंकि अब समिति ने देख चुका है, समिति ने सारे सजेशन दे दिए, सजेशन उसमें इम्प्लीमेंट हो गए, तो ये आवश्यक नहीं है कि संसद हर एक बिल पर समिति की रिपोर्ट स्वीकार करे, लेकिन अमूमन स्वीकार कर लेती है। सदन में समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय यदि सदन अनुभव ये करती है कि बिल पर अच्छे से विचार नहीं हुआ है, या कोई पक्षपात किया गया है, बायस तरीके से रिपोर्ट दी गई है, तो वो उस समिति या किसी नई समिति पे इसको भेजा जा सकता है। समिति की रिपोर्ट को स्वीकार न करने अपना स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है ना। यानी समिति की रिपोर्ट को स्वीकार न, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? हमारे भारत में जो संसद है उसमें 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए
ये है आपकी 25 साल, 25 ईयर्स। किसके परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? उत्तर है प्रधानमंत्री साहिब के। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिनको हम स्पीकर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पर राज्यसभा और लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है? उत्तर है राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाना, दोनों के बराबर अधिकार है। विधायिका का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य विधायिका का नहीं है? तो विधायिका का काम बजट बनाना, ये काम नहीं है। कानून बनाना जरूरी है और बजट पास करना जरूरी है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, लेकिन बजट बनाना का काम जो है विधायिका, ये नहीं कह सकते आपकी विधायिका नहीं करती है, लेकिन कार्यपालिका करती है। इसको विधायिका नहीं, कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं वो प्रेसिडेंट के आदेश पे, फॉर्मल बता रहा हूं, इनफॉर्मल तो ऐसा नहीं होता, पर प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहता। ये मंत्री जो है, ये वित्त मंत्री, ये खुद ही अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ डिस्कशन वगैरह करके, ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं यानी नौकरशाह होते हैं, उनके जरिए बजट का ड्राफ्ट प्रस्तावना तैयार करते हैं। विधायिका की शक्ति में ह्रास मतलब होता कमी, इसका कौन सा तत्व नहीं है? तो उत्तर है जागरूक जनमत। ये तो इसकी शक्ति, मतलब इसकी शक्ति के लिए काम करता है। अगर आप कहें कि प्रदत्त विधायी शक्तियां, नौकरशाही का प्रभुत्व, दलीय अनुशासन, ये सब तत्व हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं भी जागरूक जनमत ये बिल्कुल भी तत्व नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। वैसे आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, क्योंकि इसके बाद तेलंगाना बन गया, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश कर देते हैं इसको। भारत की राष्ट्रीय विधायिका का नाम है, राष्ट्रीय विधायिका का नाम है संसद। राज्यसभा में केवल एक सीट किस राज्य को दी गई है? जो छोटे राज्य हैं, सिक्किम है। राज्यसभा में किस राज्य की सर्वाधिक सीटें हैं? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां की है, उन्हीं की सबसे ज्यादा सीट है उत्तर प्रदेश। 31 सीटें हैं राज्यसभा की, यहां से आती हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है? तो इनको निर्वाचित किया जाता है 6 वर्ष के लिए। इसमें 1/3 जो होते हैं मेंबर, वो हर साल रिटायर हो जाते हैं। हर साल 1/3 मेंबर के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग चुनाव करता है, PR शैली से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव शैली से। भारतीय संसद में कितनी स्थायी समितियां हैं? अब ये इसका उत्तर बड़ा लेटेस्ट देना पड़ेगा आपको, फिलहाल जो है 25 है, तो 25 कर देते हैं। जर्मनी के बुंदेसरैट, इसमें कितने संघीय राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? उत्तर है इसके 16। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न ले रहे हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। भारतीय संसद के सदनों के नाम लिखिए। तो इसमें जो उच्च सदन है, अपर हाउस जिसे कहते हैं, वो राज्यसभा है। निम्न सदन जो, उसे हम लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष अथवा सभापति कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, सभापति ये होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य किसके द्वारा मनोनीत हो सकते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, जिन्होंने कोई ऐसा बेहतरीन काम कर रखा हो अपनी फील्ड में, जिसके लिए वो संसद में होना जरूरी है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा एक स्थायी संगठन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होती। हर एक सदस्य 6 साल के लिए यहां पर आता है, मतलब इनका जो इलेक्शन होता है 6 साल के लिए होता है। और 1/3 इनमें से, जितने मतलब 100, मैं 99 मान लेता हूं, 99 अगर सदस्य हैं तो 1/3, कैलकुलेशन आसान करने के लिए,
तो 33 सदस्य जो है वो हर साल रिटायर हो जाएंगे, पद मुक्त हो जाएंगे। राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245, 245। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? वैसे तो 5 साल का होता है, सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कोई भी स्थिति आ सकती है कि जो प्रधानमंत्री है या फिर जो मेजॉरिटी है लूज कर जाए, विश्वास मत हो इनके अगेंस्ट, वो पास हो जाए, तो राष्ट्रपति इससे पहले प्रधानमंत्री की डिस्कशन पे इसको भंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक सरकार है जिसको पता है कि हमारा बहुत अच्छा काम है, अगले चुनाव में हम बहुत बढ़िया मतों से आगे आ जाएंगे, तो ये क्या करते हैं, जैसे 4 साल है तो 5 साल है, 4.5 साल में ही ये प्रधानमंत्री जो है जाएंगे राष्ट्रपति के पास, वो कहेंगे कि हो गया साहब, अब इसको आप भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति से भंग कर देंगे 4.5 साल में। एक बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो उन्होंने जो लोकसभा है इसको 6 महीने पहले ही भंग कर दिया था ताकि ये जीत पाए, और उसके बाद थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो हार गए। लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें ऐसा होता है कि 550 और 2 मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य, मतलब वैसे तो हमारे पास 543 सीट्स है, 2 एंग्लो इंडियन हो गया तो 545, लेकिन हाईएस्ट हो सकते हैं 550, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। लोकसभा में कितने सदस्य नामित या मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नामित हो सकते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब ये होता है, एंग्लो मतलब इंग्लिश और इंडियन मतलब माता पिता में से एक ब्रिटिश हो और एक इंडियन हो। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? अब संशोधन का प्रस्ताव है तो ये किसी भी सदन के किसी भी पटल पे, यानी कि या तो लोकसभा राज्यसभा, कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 कार्य लिखिए। सबसे जरूरी काम तो है कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, और फिर जो बजट है, देश का बजट, इसको पारित करना संघ सरकार का। वित्त विधेयक किसे कहते हैं? माने हम जो कहते हैं ना कि भाई सरकार जो है वो मनी बिल ले आई, उसने पास करा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीवरेज होती है, फटाफट इसको पास किया जा सकता है, राज्यसभा इसको रोक भी नहीं सकती। तो वित्त विधेयक क्या होता है? धन संबंधी विधेयक जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व है। संसद के किस सदन में वित्त विधेयक, धन विधेयक प्रस्तावित किया जा सकता है? तो सबसे पहले ये लोकसभा में आएगा, और राज्यसभा में के पास कोई पावर नहीं है इसकी। धन विधेयक पास करना ही पड़ेगा उनको, थोड़े बहुत सजेशन जरूर दे सकती है राज्यसभा, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक और साधारण विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में कोई एक अंतर बताइए। तो वित्त विधेयक होता है जिसमें मनी बिल कहते हैं, साधारण विधेयक नॉर्मल विधेयक जिसे कहते हैं। तो वित्त विधेयक केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। साधारण विधेयक जो है मंत्री भी कर सकते हैं, कोई और भी सदस्य कर सकता है संसद का। संसद के अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो आहूत करते हैं राष्ट्रपति साहब। संसद के 2 आहूत, जो शुरुआत करना है इसकी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है इस तरीके से। संसद के 2 सत्रों में अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? तो 6 महीने का अंतर हो सकता है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसके बीच में संसद सत्र कराना पड़ेगा। संसद बहुत कम दिनों के लिए बैठती है। लोकसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने की एक प्रभावकारी विधि बताइए। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे जो संसद है यानी लोकसभा का ऐसा नियंत्रण रहता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, यानी उस भय पर नियंत्रण का कार्य करता है कि कहीं हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो नहीं आ जाएगा, तो इसलिए मंत्रिपरिषद अच्छे से काम करती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में कौन अधिक शक्तिशाली है? लोकसभा। दोनों सदनों में लोकसभा बहुत जबरदस्त शक्तिशाली है, क्योंकि उसे विधायी और कार्यपालिका क्षेत्र में राज्यसभा से कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि लोकसभा के जो लोग होते हैं, एमपीज होते हैं, वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं लोगों द्वारा। राज्यसभा के जो होते हैं वो विधायक, राज्य के विधायक इलेक्ट करते हैं। भारत के किन राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है?
तो जम्मू कश्मीर को क्योंकि अभी जो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है तो इसको थोड़ा हटा दीजिएगा। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के साथ आप जोड़ दीजिएगा तेलंगाना, राइट, इसको हटा दीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ दीजिए। यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है, मतलब यहाँ पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। जर्मनी की द्विसदनात्मक विधायिका को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी की द्विसदनात्मक विधायिका है, दोनों सदनों को फेडरल असेंबली और फेडरल काउंसिल, यानी कि बुंदेसटैग और बुंदेसरैट ये कहा जाता है। फेडरल असेंबली, फेडरल काउंसिल लिखेगा तो चलेगा। तो ये विधानसभा मंत्रिपरिषद पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? पहले मैं आपको बता दूं कि विधानसभा या ये कहें कि पूरी संसद या जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अगर इसको इस तरीके से माने तो अगर संसद की बात करूं तो मैं एक मेजॉरिटी दल होता है और क्योंकि इनकी मेजॉरिटी होती है तो ये इनका प्राइम मिनिस्टर होता है और ये इन मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स जो हैं वो मिनिस्टर बना दिए जाते हैं। ये कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कार्यपालिका। ये कार्य करने वाले बेसिकली प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आते हैं कार्यपालिका में। अब विधानसभा या फिर संसद का मतलब होता है कि बाकी लोग भी तो हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये आगे बहुत सारे सवालों में ये चर्चा आएगी। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, 543 आपके मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो 284 से ऊपर जो भी चला जाता है वो सरकार बना लेता है, लेकिन बाकी मेंबर माइनस कर लीजिए, बाकी मेंबर भी तो हैं, वो बाकी मेंबर या पूरा संसद। अच्छा, इसके अलावा एक ये तो निचला सदन हो गया, एक अपर हाउस भी है, वो कैसे इन पे कंट्रोल रखता है? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है, यानी कि जो मंत्री परिषद है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये साहब लोग ये अपने कार्यों और जो प्रशासनिक उत्तरदायित्व है उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा, अब इस विधानसभा को ये मत समझिएगा कि ये केवल स्टेट की बात हो रही है। विधानसभा भी हो गया, यहाँ भी कानून बेसिकली लेजिस्लेचर्स हो गए, चाहे आप संसद की बात करें या स्टेट के विधानसभा की बात करें। तो उसके प्रति उत्तरदायी होने के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति भी उत्तरदायी होती है, क्योंकि जितने भी मेंबर ये हैं, ये आपने इनको इलेक्ट करके भेजा है तो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस उत्तरदायित्व के अनुसरण में विधानसभा मंत्रिपरिषद पर अपना प्रभावकारी नियंत्रण स्थापित करती है, क्योंकि जरूरी है कि यहाँ कंट्रोल रहे। ऐसा ना हो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने मन मर्जी से या फिर बगैर किसी से डिस्कस किए अपने डिसीजन लागू कर दें। देखिए, छोटा देश तो ठीक है, हमारा देश तो 1.3 बिलियन लोगों का है, तो छोटी चीज़ भी अगर गलत हो गई तो बहुत सारे लोगों पर इफेक्ट पड़ता है उसका, और ये इफेक्ट आज के लिए नहीं, सालों साल तक चलता जाता है। तो तरीके क्या हो सकते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि ये लोग जो यहाँ पर है, जिसको हम विपक्ष कहते हैं, वो इन लोगों से जो कार्यपालिका उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपने ये बात कही थी, ये क्यों नहीं हुई, ये चीज़ अभी तक आई क्यों नहीं, ये सारे सवाल जवाब होते हैं उनसे, तो सवाल का जवाब देना पड़ता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल, मान लीजिए कि एक ऐसे मेंबर हो गए इसमें जो गलत काम कर रहे हैं, तो या फिर अपना उत्तरदायित्व तो ठीक से नहीं निभा रहे हैं, तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो अविश्वास प्रस्ताव, एक निंदा प्रस्ताव, और स्थगन प्रस्ताव भी आ सकता है, काम रोको प्रस्ताव आ सकता है। यानी किसी भी तरीके से सरकार पे, ये जो सरकार है इस पे प्रेशराइज करना कि आप जो लोग हैं, जनता है, उनके लिए काम करें, उनके एस्पिरेशंस के लिए काम करें, उनकी जो सोच है और उनके जो भले के लिए है उनके लिए काम करें। और अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा स्पीड अप करें, काम को बढ़ाएं, तेजी से करें। साधारण विधेयक और धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के प्रमुख अंतर लिखिए। अब आपने सुना होगा कि सरकारें क्या करती हैं, बिल जो होता है, विधेयक बिल जिसे कहते हैं, इसको मनी बिल बना देती हैं, और मनी बिल में कई ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं करनी पड़ती, फटाफट ये पास हो जाता है। तो सरकार संसद से बचने के लिए या फिर किसी तरीके से चीजों को जल्दी करने के लिए मनी बिल ले आती है, प्रारूप दे देती है मनी बिल का। तो थोड़ा अंतर होता है साधारण विधेयक और धन विधेयक में। पहली चीज तो यह है कि जब विधेयक का संबंध धन से होता है तो उसको धन विधेयक कहते हैं, क्योंकि मनी बिल है, मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है। और जब विधेयकों का संबंध
धन से नहीं होता है तो उसे साधारण विधेयक कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर एक विधेयक का कहीं ना कहीं तो पैसे से रिलेशन होगा ही, चाहे रिमोट हो, बगैर पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। तो धन विधेयक साधारण विधेयकों से थोड़ा अलग है। जैसे धन विधेयक, यानी कि जब भी मैं बात करूं धन विधेयक की, आप समझिएगा कि मैं मनी बिल की बात कर रहा हूं। तो इसका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है, जबकि साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक नहीं है। और अध्यक्ष जो होते हैं वो नॉर्मली जो सरकार होती है उन्हीं द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ये भी हमें पता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। तो राष्ट्रपति जी भी सरकार के ही होते हैं, तो धन विधेयक इनके बगैर नहीं प्रस्तुत किए जा सकते, जबकि साधारण विधेयक जो है वो उसके लिए आवश्यक नहीं है। अब धन विधेयक जो है लोकसभा में प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकते हैं और लोकसभा से ही सरकार बनती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती। अब अगर नॉर्मल विधेयक आपने किया तो लोकसभा से पास कराइए, फिर राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। मनी बिल जो है वो लोकसभा में अगर पास हो गया तो बस पास हो गया, ये राज्यसभा में जरूरी नहीं है पास हो। राज्यसभा मान लीजिए मनी बिल को ले लेती है, 14 दिन तक इस पर कोई जवाब नहीं देती है, तो मान लिया जाएगा कि मनी बिल पास हो गया। तो अगर ये सरकारें नॉर्मली क्या करती हैं कि जो लोकसभा में जिनका मेजॉरिटी है राज्यसभा में नहीं है, तो वो सारे बिल को मनी बिल की तरह लेके आती। ये थोड़ा अंतर है इसमें। लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके पास कुछ प्रिविलेज होते हैं, स्पेशल प्रिविलेज होते हैं। क्या होते हैं? गाड़ी, बंगला, मकान, शोहरत नहीं, इसके अलावा जो उनके संवैधानिक विशेषाधिकार है। पहली चीज तो यह है कि भाषण की स्वतंत्रता होती है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में अब वो अपना समय मांगते हैं, स्पीकर उन्हें समय देता है और वो समय के अनुसार अपना भाषण देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक। ये शब्द बड़ा जरूरी है। इसका मतलब कि मान लीजिए एक साहब ने मंत्री के लिए कुछ बोला और कुछ ऐसा बोल दिया जो अगर बाहर बोलते तो अच्छा, मंत्री जी तो पावरफुल आदमी है, तो इनको जेल में डाल देंगे या इनके ऊपर मानहानि का केस दायर कर देंगे। लेकिन ये साहब तो एक सांसद है और ये जब बोलते हैं तो ये देश के लिए या ये कहीं उन लोगों के लिए बोलते हैं जिन्होंने इनको भेजा है संसद। तो इनके ऊपर, क्योंकि मंत्री तो हर बात पे नाराज हो सकते हैं ना, तो इसलिए भाषण के विरुद्ध न्यायालय में किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता, चाहे ये कैसे भी कुछ भी बोले। भाषण और विचारों को प्रकाशित करने का अधिकार, तो लोकसभा पे जो भाषण दिए जाते हैं, आपस में डिस्कशन होता है, तर्क वितर्क होता है, उस रिपोर्ट को वो स्वयं भी खुद भी प्रकाशित कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब लाइव इसका प्रसारण होता है तो स्पीकर बार बार बोलते रहते हैं इसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, इसको रिकॉर्ड से निकाल दीजिए, इसको रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। तो कई ऐसी बातें होती हैं जिसको स्पीकर रिकॉर्ड से निकाल देते हैं, यानी कि उसको वो एक तरीके से रिकॉर्ड में नहीं आता है या फिर उसका दस्तावेज कहे या ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उसको हटा दिया जाता है। गिरफ्तारी से मुक्ति, अधिवेशन के दिनों में और अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद किसी भी दीवानी मुकदमे के कारण किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो अगर आप देखिए सरकार के पास पावर होती है, अगर उसके खिलाफ आप बोलेंगे तो सरकार आपके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है। उनके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, मतलब बहुत जबरदस्त पावर है सरकार के पास। तो अगर कोई नेता उनके विरुद्ध बोलता है, हो सकता है कि उसके साथ, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सरकार ऐसे करती ही है, लेकिन कई सरकार में ऐसे लोग हो सकते हैं जो गलत काम कर दें, तो बेचारे जो उनके अपने आपके और मेरे हक हुकूक की बात करेंगे वो फंस ना जाए कहीं, इसलिए ये प्रावधान है। आपराधिक अभियोजन के संबंध में ऐसी गिरफ्तारियों से संबंधित निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं, स्पीकर का फाइनल वर्डिक्ट होता है। संसद के गिरते हुए स्तर पर टिप्पणी कीजिए। अब संसद जो है उसमें उसको चलाने में बहुत पैसा लगता है, संसद को बनाने में बहुत पैसा लगता है। हम जब संसद बनाते हैं, इतनी बड़ी वोटिंग होती है, इतने सारे लोग बाहर निकलते हैं, वोट देते हैं, फिर इतने सारे लोग उसमें लगे होते हैं, उसमें पैसा जाता है। तो संसद को बनाने में बहुत समय लगता है, संसद को चलने में बहुत पैसा लगता है। तो बाई चांस संसद में अगर काम नहीं हो रहा, क्योंकि संसद आपने अपने लिए बनाई है कि हमारे लिए अच्छे कानून बने, हमारे लिए अच्छी चीज़ें वहाँ पर हों, लेकिन वहाँ पर देखा गया है कि थोड़ा स्तर गिर रहा है। किस कारण से गिर रहा है? तो पिछले कई वर्षों में हमने ये देखा कि संसद के स्तर में गिरावट आ रही है। संसद में
आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बड़ी संख्या में जीत कर आ रहे हैं। अब ये जो अपराधी जीत के आते हैं, ये हम और आप भेजते हैं। हम और आप देखते हैं कि ये नेता अच्छा है, बड़ा मतलब किसी का बेटा है, किसी का भाई है, या फिर बहुत पैसे वाला है, इसको हम कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, या उसके मसल पावर के कारण, पैसे के कारण हो जाता है। लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति को लाने में हमारा ही रोल है, तो ये मैं और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, मतलब और कोई कुछ नहीं कर सकता। हमें ये आपराधिक, जो भी अपराध का जिस पे छींटा भी लगा हो ना, उसको बिल्कुल आपको वोट देना ही नहीं है। फिर मुख्य कार्य जिसमें अधिकतर सांसद व्यस्त रहते हैं, धन अर्जित करना होता है। क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी करता है, ये एक जनरल आम धारणा है कि अगर चुनाव में मैंने 10 करोड़ खर्च किए हैं तो मैं कम से कम 50 करोड़ तो निकालूं जब मैं नेता बन जाऊं, या फिर संसद में आ जाऊं, या मंत्री बन जाऊं। ये अमूमन सोच रह जाती है, तो वो अब जनता का काम न करके वो अपना काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। अपने मंत्रालयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जब मंत्री संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाते, तो भी उनका उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, न ही कोई उनको दंडित कर सकता है। अब आपके नेता जिसको आपने इलेक्ट किया, उन्होंने मंत्री जी से सवाल पूछा। मंत्री जी ने बोला कि 1980 में ऐसा नहीं हुआ था। आपने कहा मंदी क्यों हो रही है, आपने कहा पूरे विश्व में मंदी है। मतलब पूरे सही तरीके से आपने जवाब नहीं दिया, आपका जवाब नहीं मिला। तो मंत्री जी जवाब नहीं देंगे तो इनके लिए ऊपर क्या किया जाए, कोई दंड नहीं दिया जा सकता। और वो मंत्री या कहे नेता तो बोलने में अच्छे होते हैं ना, जब बोलने में जो अच्छा है वो तो जवाब दे के भी जवाब ना दे सकता है। जब कभी कोई ज्वलंत समस्या सामने आती है तो संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता। होता यह है कि जो मंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो खुद ही अपना काम कर लेते हैं। पूरे संसद को विश्वास में लेना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी रिप्रेजेंटेटिव है भाई, हमारा आपका। कुछ मंत्री तो उस समय संसद में उपस्थित ही नहीं होते जब उनके मंत्रालयों के से संबंधित प्रश्नों पर विचार हो रहा होता है। मंत्री या तो छुट्टियों पे होते हैं, या बैठ के सो रहे होते हैं, या किसी और चीज में लगे होते हैं। क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। मंत्री बनना केवल एक पावर की बात नहीं, मंत्री बनना मतलब एक पूरे मंत्रालय, पूरे देश के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, तो जरूरी ये हो जाता है कि आप जवाब दें। अच्छा, एक गिरते हुए स्तर की और बात करता हूं कि आपने देखा होगा कि विधानसभा में खासतौर पे लाठियां चल रही हैं, लोग माइक उठा के मार रहे हैं एक दूसरे को, या कुछ उल्टी सीधी गंदी मूवी देख रहे हैं। ये आंध्र या तेलंगाना के किसी विधानसभा में हुआ था। तो ये सब चीज़ें इतनी गलत है कि जिनको हमने अपना आइडिया समझा, जिनको हमने भेजा, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसको हम अपने शब्दों से बोल भी नहीं सकते। लड़ाई झगड़ा हो रहा है ऐसे जैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है ना। राज्यसभा और लोकसभा किन क्षेत्रों में बराबर की शक्तियां रखती है? पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से कम होती हैं। उसका कारण यह है कि लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, हम नहीं वोट देते इनके लिए। हमने जो एमएलए चुने हैं स्टेट के, वो जो एमएलए हैं वो राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो लोकसभा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसकी शक्तियां हमेशा ज्यादा है, बराबर नहीं है, स्ट्रांग रखी गई है। तो बराबर की शक्तियां क्या है? जैसे मैंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा के मुकाबले अधिक शक्तिशाली है, लेकिन कुछ चीजों में राज्यसभा की शक्तियां विशेष हैं, क्योंकि राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करती है। अब दोनों की बराबर शक्तियां क्या है? एक तो विचार विमर्श, अलग अलग विषयों पर चर्चा, जनमत निर्माण, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां हैं। संविधान संशोधन जब होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अगर करना है, तो दोनों सदनों के पास बराबर की शक्तियां हैं। जब तक संविधान संशोधन बिल दोनों सदनों से पास नहीं हो जाता, तब तक ये लागू नहीं हो सकता। चुनाव के क्षेत्र में दोनों सदनों की बराबर की शक्तियां हैं। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये दोनों ही सदन करते हैं, दोनों भाग लेते हैं इसमें। न्यायिक शक्तियां भी समान है, किसी पे महाअभियोग दायर करना है। अब जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो जो महाअभियोग है हटाने का, जो बिल कह सकते हैं या जो भी प्रस्ताव है, वो केवल राज्यसभा में रखा जा सकता है, पहले उपराष्ट्रपति के लिए। अविश्वास प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अविश्वास मतलब मुझे आप पे विश्वास नहीं है। ये पक्ष है, मतलब सरकार है, ये विपक्ष है। विपक्ष कहता है मुझे आप पे विश्वास नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव
जब मंत्रिपरिषद संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति, आपने देखा है कि मंत्रिपरिषद केवल देश के लिए नहीं बल्कि देश के रिप्रेजेंटेटिव जो लोकसभा में उनके प्रति भी उत्तरदायी होती है। अब मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के विश्वास पर ही अपने पद पर बनी रहती है। अगर लोकसभा को ये लगता है कि सरकार अपनी जो दायित्व है उसको ठीक से नहीं निभा रही है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस, हमको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों द्वारा रखा जाता है, ये विपक्ष हो गए। अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की अनुमति के बाद संसद के सामने रखा जाता है। अब इस पे सत्ता पक्ष भी अपना जवाब देता है, विपक्षी दल भी अपने सवाल जवाब सब करते हैं, सब चर्चा होती है। अब ये बहुत बड़ी जब चर्चा हो जाती है उसके बाद मतदान किया जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया, मतलब आइज एंड नोज, आइज बहुत सारे हो जाए, तो प्रधानमंत्री को अपने साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री गए तो पूरी मंत्रिपरिषद गई, तो सबको त्यागपत्र देना पड़ जाता है और एक तरह से कहें कि सरकार भंग हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में क्या अंतर है, जैसे मैंने आपको पहले भी हमने काफी बार डिस्कस किया। लोकसभा के मेंबर्स को हम खुद चुनते हैं, हम वोट देते हैं जाके। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको एमएलए चुनते हैं। हमने जिन एमएलए को अपने स्टेट में चुना है ना, एमएलए को भी हम डायरेक्ट चुनते हैं। जो हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, विधायक जिसे हम कहते हैं, तो राज्यसभा के मेंबरों को राज्य के विधायक चुनते हैं क्योंकि राज्य को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा निम्न सदन है जो हमारे आपको यानी कि सामान्य जनता को प्रतिनिधित्व करता है। तो निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी पीआर सिस्टम से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से। हम नहीं करते इनको वोट। लोकसभा के सदस्यों को हम डायरेक्ट वोट करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि से इनका निर्वाचन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों, संघ शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है, उनकी जो विधानसभा है उनमें जो निर्वाचित सदस्य है, एमएलए, विधायक, वो करते हैं। लोकसभा के लिए तो हम डायरेक्ट चुनते हैं। लोकसभा का निर्वाचन की बहुमत प्रणाली के आधार पर होता है। मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अगर आपकी और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस साहब को सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। यहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो पीआर सिस्टम में बता रहा हूं, उससे होता है। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एक वोट का वेटेज 1 होगा और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा है जो आखिरी आता है उसको हटा दिया जाता है, उसके वोट जो है वो ऊपर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा राज्यसभा से शक्तिशाली क्यों है? 4-5 क्वेश्चंस में हमने एक ही बात की। तो उसका मतलब ये है, उसका कारण ये है कि पहली चीज तो लोकसभा हमें रिप्रेजेंट करती है, आम जनता को। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आम जनता। तो लोकसभा में जो वित्त विधेयक है पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता। धन या जो मनी बिल है वो लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अब बाकी जो विधेयक है, साधारण विधेयक है, उनमें दोनों सदनों की शक्ति समान है, लेकिन दोनों सदनों के में अगर मतभेद हो तो बराबर दोनों को मिलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन होता है। क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा है तो राज्यसभा हमेशा इसमें हार जाती है। हमेशा निर्णय जो होता है लोकसभा के पक्ष में ही होता है। लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा सकती है। राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्यसभा किस प्रकार एक स्थायी सदन है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें यह होता है कि राज्यसभा भारतीय संसद का अपर हाउस है, उच्च सदन है, और विधानसभा चुनती है इनके मेंबर्स को। यह स्थायी सदन है क्योंकि हमेशा ये अस्तित्व में रहता है। जैसे लोकसभा का अधिवेशन कभी नहीं हो रहा है, लोकसभा कभी भंग हो गई, लोकसभा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, राज्यसभा हमेशा रहेगी। क्योंकि राज्यसभा को राष्ट्रपति विघटित नहीं कर सकता। इसके सदस्य जो है उनको वो 6 साल के लिए आते हैं इसमें, वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव एक साथ नहीं होता, नहीं वो एक साथ अपने पद को त्याग सकते हैं या पद से हटते हैं। क्या होता है, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में, हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है।
इसका मतलब हर 2 साल में ये जो 1/3 मेंबर खाली हो जाते हैं उनके लिए चुनाव होता है। इसका मतलब 2/3 मेंबर हमेशा अपने पद पे रहते ही रहते हैं और 1/3 पद जो है वो कुछ समय के लिए खाली हो जाता है। तो इससे हर समय 1/3 सदस्य 4 वर्ष के अनुभव वाले और 1/3 सदस्य 2 वर्ष के अनुभव वाले होते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। दल बदल क्या है, इसे रोकने के क्या उपाय किए गए हैं? रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। दल बदल का मतलब ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए आप टीएमसी से इलेक्ट हुए, जनता ने आपको तृणमूल कांग्रेस के नाम पे इलेक्ट करवा दिया। आपने देखा अरे ये तो बंगाल में बीजेपी का शासन आने वाला है, आपने क्या किया, फट से बीजेपी की तरफ चले गए, क्योंकि आपको तो सत्ता चाहिए, आपको पावर चाहिए। 5 साल तक आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर विपक्ष में, मज़ा नहीं आएगा ना। यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पर आपको पावर भी मिल जाएगा। इनके पास मान लीजिए 2-3 लोग कम है, आप उनमें चले जाएंगे और फिर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मुझे नेता बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ, मुझे ये पैसे दो, ये कर सकते हैं आप। तो ये गलत काम है ना, कितना गलत काम है, इसी को हम दल बदल कहते हैं। तो भारतीय राजनीति में ये एक खेल है, राजनीतिक खेल है जिसको कहते हैं दल बदल। इसे पक्ष परिवर्तन, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना, सदन में सरकारी दल छोड़कर विरोधी दल में चला जाना, खेमा बदल लेना, ये सारी ये बात हम कह सकते हैं। तो दल बदल के लिए 1985 में एक 52वां संशोधन किया गया, जिसको हम दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। फिर उसके बाद 51वां संशोधन किया गया इसी के लिए। अब इसमें बात यह है कि मान लीजिए, अब अच्छा इसमें क्या है कि आप दल बदल कानून करेंगे ना, दल बदल करेंगे तो ये हो सकता है कि आपकी जो सदस्यता ही निरस्त हो जाए, ये हो सकता है कि आप सदस्यता आपकी निरस्त हो जाए। एक और चीज़ है जो अभी तक लागू नहीं हुई है, वो है 2 साल का कूलिंग पीरियड, कि अगर आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरे में जाते हैं 2 साल तक आप मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो आपको कई चीज़ें इसमें खोनी पड़ जाती है अगर आप दल बदल करते हैं तो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। संसदीय समितियों की क्या उपयोगिता है? संसद हमेशा तो चलती नहीं है, कभी मानसून सेशन है, कभी विंटर सेशन है, बीच में क्या होगा, बीच में भी तो देश कैसे चलेगा, तो समितियों से चलता है। आज के समय में देशों में जो हमारे देश में जो विधानमंडल है वो फटाफट काम करने के लिए कुशलता से और शीघ्रता से वो कमिटीज का प्रयोग करती है, जो समितियां होती हैं। तो क्या उपयोगिता है, देखिए आज के समय जो विधि निर्माण है, कानून बनाना बहुत जटिल और तकनीकी, बहुत टेक्निकल इसमें वो हो गया है, एस्पेक्ट आ गया है। तो ये सभी सदस्य तो इस कार्य में निपुण नहीं होते, हर आदमी तो कानून का ज्ञाता नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता। हो सकता नेता ऐसा साहब आए हो तो बोलने में अच्छे हो, बाकी आईक्यू वगैरह उनका थोड़ा सा वीक हो। तो ऐसे विशेषज्ञों के पास ये चीज़ भेजी जाती है जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। अगर मान लीजिए फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस वालों के पास भेजा जाएगा, कानून से रिलेटेड है तो वकीलों के पास भेजा जाएगा, जो अच्छे वकील उसमें आए हैं, संसद में आए हैं, तो उनके पास भेजा जाता है ताकि काम आसानी से और निपुणता से, थोड़ा एक्सपर्टीज से हो जाए। आज के समय जो विधानमंडल है उसके काम बहुत ज़्यादा हो गए, इतना समय उनके पास होता नहीं है कि बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता से इस पर विचार कर सके। ये काम जो है वो समितियां करती हैं। अच्छा, कई बार वाद विवाद भी होता है, जैसे समितियां अलग अलग विधेयकों पर जो बिल्स आते हैं उस पर वाद विवाद करती हैं और वे सभी के रिकॉर्डों को मंगवाती हैं, गवाहों को बुलाती हैं, छानबीन करती हैं। तो ये काम सदन में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए समितियां जो है, जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, अगर कोई विवाद होता है, मान लीजिए कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है या कोई कुछ होता है, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर दोनों होते हैं, इसमें जेपीसी बन जाती है। कई ऐसी होती है जो स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब ये हमेशा फिक्स रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, मतलब इसमें जो मेंबर है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड ये स्टैंडिंग कमेटी है, वो स्टैंडिंग कमेटी है। और फिर होती है कुछ एडहॉक कमेटी, कोई भी एक मैटर आया, ऐसा मैटर आया जैसे जीएसटी का मैटर आ गया, तो उसके लिए एक कमेटी बना दी। वो जो कमेटी है वो जीएसटी से रिलेटेड है, जब जीएसटी का काम हो जाएगा तो ये कमेटी जो है फिर आगे नहीं रहेगी। स्टैंडिंग कमेटी हमेशा रहती है जब तक कार्यकाल चलता है। जेपीसी जो होती है दोनों राज्यसभा लोकसभा के मेंबर को बना के बनती है। तो ये सारी कमेटियां बहुत सारे काम करती हैं। लोकसभा की संरचना का
लोकसभा की संरचना का वर्णन कीजिए। तो लोकसभा संसद का लोअर हाउस है, निम्न सदन है, और इसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि सदन है। हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यहां पर जितने भी सांसद आते हैं हम उन्हें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 543। इसके अलावा राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। 2 एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि माता या पिता में से एक अंग्रेज हो, एक हिंदुस्तानी हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कुछ अर्हताएं हैं, यानी कि आवश्यकताएं हैं। एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत के नागरिक हो, 25 साल उन्होंने पूरे कर चुके हो, और लोकसभा के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वो मतदाता हो और बाकी सारी जो अनिवार्य शर्तें हैं वो पूरी करते हो। अगर वो पागल है, दिवालिया है, या किसी और जगह की उनके पास नागरिकता है, या किसी सरकारी पद पे वो लाभ का काम कर रहे हैं, लाभकारी सरकारी पद के स्वामी हो, या किसी भी तरीके से विधि द्वारा वो अयोग्य घोषित किए गए हो, तो लोकसभा के सदस्य वो नहीं बन सकते। संविधान द्वारा लोकसभा के निर्वाचन में हर एक व्यक्ति जो सार्वभौमिक वयस्क अधिकार की जो श्रेणी में रखा जाता है, वयस्क नागरिक, हमारे देश में 18 साल से ऊपर जो भी जिसने भी ये एज अटेन कर लिया है वो मतदान कर सकते हैं। भारत में जो वयस्क की आयु है 18 साल है। पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और हर एक क्षेत्र से जो सबसे ज्यादा वोट लेके आता है, वोट ले लेता है, वो उम्मीदवार विजयी माना जाता है, वो सांसद बन जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। सामान्यतः 5 साल लोकसभा का कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले भी कई बार सरकार गिर जाती है, कोएलिशन का एक पार्टनर है जो उनका सपोर्ट खींच लेता है पीछे, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह 5 साल से पहले लोकसभा भंग की जा सकती है। संकटकालीन अगर घोषणा की जाएगी, ऐसी कोई आपात स्थिति आ गई, तो लोकसभा का कार्यकाल कुछ समय और बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन कीजिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये, यानी जो स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं हम इसे। राज्यसभा जो हमारी संसद है उसका अपर हाउस है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में जो प्रतिनिधि है उनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें इस तरीके से हो सकता 245 अभी है, इसमें 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। मतलब 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। वो 12 सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक क्षेत्र और भी अन्य क्षेत्र, खेल के, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब को किया गया था, ऐसे किसी जगह विशेष योगदान दिया हो। और बाकी सारे जो होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जिनको एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उस स्टेट के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम से उन्हें इलेक्ट करते हैं। आज के समय में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। क्या योग्यताएं हैं? भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 30 साल वो पूरे कर चुके हों, और वे किसी भी देश के किसी भी भाग के वो मतदाता हों, और बाकी जो शर्तें हैं वो पूरी करते हो। निर्वाचन कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव होता है। हर एक जो स्टेट है और यूनियन टेरिटरी जहां पर विधानसभा है, वहां पर जो एमएलए होते हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पीआर सिस्टम के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी वोट ट्रांसफर, एक वोट सबका होगा और वो ट्रांसफर हो सकते हैं, उस पद्धति से होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती। हर 2 वर्ष में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। इसी प्रकार इनके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है, यानी हर एक राज्यसभा का मेंबर 6 साल के लिए आता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के पदेन एक्स ऑफिशियो सभापति होते हैं,
उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। उनको कुछ वेतन मिलता है। इसको वेतन को मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत सारे भत्ते वत्ते या चेंज होते रहते हैं, तो अच्छी खासी उनकी इनकम होती है। और राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना उपसभापति चुनती है। सभापति की अनुपस्थिति में जो उपसभापति है वो ही सभापति का आसन ग्रहण करते हैं। आज के समय में श्री वेंकैया नायडू साहब ये सभापति हैं राज्यसभा के, क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। आधुनिक राज्य में विधायिका के प्रमुख कार्य समझाइए। तो आज के समय जो वेलफेयर, ये कहें कल्याणकारी राज्यों में सरकार की कार्य, सरकार के काम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, उनकी जो चुनौतियां हैं, क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, ये काफी बढ़ गई हैं और जिसे पूरा करने का वैधानिक आधार विधायिका प्रदान करती है। इनको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, वाद विवाद है, उसका एक मंच होता है, जनमत निर्माण का काम होता है, कानून निर्माण होता है, यहाँ पे बजट पास करना, बजट पर नियंत्रण होता है, सरकार पर नियंत्रण होता है, अलग अलग पदों पर चुनाव का कार्य किया जाता है, संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, न्यायिक कार्य है जैसे इम्पीचमेंट करना है, महाभियोग लाना है, आपातकाल में कार्य करना, और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इसमें आते हैं। राज्यसभा की क्या उपयोगिता है? कई लोग सवाल उठाते हैं कि दो सदन क्यों, केवल लोकसभा ही क्यों नहीं है? तो लोकसभा और राज्यसभा, ये इनके जो संबंध है, या ये कहें कि इनकी जो एंटिटी अलग अलग है, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि राज्यसभा एक निरर्थक संस्था है। राज्यसभा के पास बहुत कुछ ऐसी शक्तियां हैं, महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। कारण जो पायली है वो कहते हैं कि राज्यसभा एक निरर्थक सदन या विधि निर्माण पर केवल रोक लगाने वाला सदन नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र को, या ये कहें इसका एक आवश्यक अंग है और केवल दिखावे मात्र का सदन नहीं है। गोपाल स्वामी अयंगर साहब, इन्होंने राज्यसभा की उपयोगिता के लिए कहा था कि संविधान के जो फ्रेमर्स थे, निर्माता थे, उनका राज्यसभा का जो गठन था उसका उद्देश्य यही था कि सदन में जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन पर एक लॉजिकल, सारगर्भित वाद विवाद हो और उन बिलों को पारित करने में देरी ना हो जिनको शीघ्रता से पारित किया जा सके, या फिर जिस पे वाकई में ध्यान देना है, जो पूरे देश को इफेक्ट करते हैं, वहां पर कम से कम डबल कंसिडरेशन हो। राष्ट्रपति की संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति विशेष रूप से दोनों सदनों द्वारा प्राप्त होनी आवश्यक है, क्योंकि ये जो चीज है इसने हमें प्रॉब्लम में डाला था कुछ समय पहले। इंदिरा गांधी जी ने जब संकट काल की घोषणा की थी, यदि घोषणा उस समय की गई जब लोकसभा विघटित हो गई हो, तो उस समय घोषणा का राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। वो राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा सकती है, यानी इम्पीचमेंट हो सकती है, और न्यायालय में के रूप में बैठकर न्यायालय की तरह काम कर सकती है, अभियोग की जांच भी कर सकती है, जैसे सेनेट करती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। क्या अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन एवं अव्यवस्था के होते हुए भी भारतीय संसद को राष्ट्र की प्रतिनिधि सभा कहा जा सकता है? अब संसद में जो अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, इसकी जो घटनाएं हैं वो हम कई बार देखते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं संसद की जो अस्थायी घटनाएं हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। भारत संसार का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्रात्मक देश है, और विगत 70 सालों से हमने सफलता की कई ऊंचाइयां छुई हैं। अब तक संसद के, इसको मैं 17 कर देता हूं, आम चुनाव हो चुके हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से हुए हैं। इसके कारण जो संसद है उसके सदस्य सभी वर्ग, धर्म, समुदायों से चुने जाते हैं, संसद में अपना वो आसन ग्रहण करते हैं और जितने भी विषय हैं उन पे अपने विचार प्रकट करते हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, क्योंकि संसद ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य के प्रतिनिधि जो प्रतिनिधि सभा कहलाने का अधिकार रखती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसद के जो सदस्य है उनका आचरण, वो समय नष्ट हो रहा है, जनता के धन का खराब हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, राष्ट्र और विश्व के समक्ष थोड़ा अलग इंप्रेशन जाता है, गलत आदर्श हम प्रस्तुत करते हैं। परंतु यही तो लोकतंत्र की एक विशेषता है कि जो विपक्ष है वो पक्ष को, सरकार को तानाशाही करने नहीं देता, और संसद कार्यपालिका पे अपना पंजा कस के रखती है, कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बना के रखती है। अनुशासन और अव्यवस्था, ये जो घटनाएं कभी कभी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा होती रहती, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, आलोचना बहुत जरूरी है। जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक जो राजा है या वे कहे सरकार, उसको लगेगा वाह हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने हमें चुना है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो संसद राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार के तीनों अंगों में से सबसे अधिक शक्तिशाली स्थिति इनके पास है। राष्ट्रीय विकास को
राष्ट्रीय डेवलपमेंट को, नेशनल डेवलपमेंट को गति देने के लिए इनकी भूमिका बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत अनुशासनहीनता है, अवस्था है, लेकिन इसको भी ठीक करने की कोशिश की जाएगी।